नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुभाष राज और स्वागत है आप सभी साथियों का एक स्मार्ट स्टडी में। आज की इस क्लास में भारतीय इतिहास के पूरे 100 प्रश्न क्लास में देखेंगे जो कि आपके सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। ये जो 100 प्रश्न आपको आज की इस क्लास में करवाएंगे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है और आगे भी आपसे पूछे जाएंगे। आप चाहे किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो रेलवे का कोई भी एग्ज़ाम हो, एसएससी का कोई भी एग्ज़ाम हो, कोई भी स्टेट लेवल की पुलिस की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, लाइक यूपी पुलिस, बिहार पुलिस, एमपी पुलिस, राजस्थान पुलिस, हरियाणा पुलिस, झारखंड पुलिस, सभी एग्ज़ाम्स में क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। चलिए फिर शुरू करते हैं और देखते हैं क्वेश्चंस। आप सभी से रिक्वेस्ट है, क्लास अगर पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करना, क्लास अपने सभी दोस्तों तक जरूर पहुंचाना, सभी के साथ शेयर करना और अगर आप में से कोई भी साथी पहली बार आ जाए हैं तो सब्सक्राइब करके चैनल को बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। देखिए पहला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो याद रखिए, सिंधु सभ्यताओं की जो मुद्रा होती थी ना साथियों, उसमें आद शिव का चित्रांकन मिलता है। याद रखना, आद शिव का। तो करेक्ट आंसर यहाँ हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, आद शिव। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रथम 3 विश्वविद्यालय जैसे कि कलकत्ता विश्वविद्यालय, मद्रास विश्वविद्यालय और बम्बई विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो याद रखिए करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर ए, 1857 में। यहाँ पर एक चीज़ और याद रखना कि कलकत्ता हाईकोर्ट, मद्रास हाईकोर्ट और बम्बई हाईकोर्ट, इन तीनों उच्च न्यायालय की स्थापना 1861 में हुई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्मिथ ने अकबर के किस अभियान को ऐतिहासिक दूरगामी अभियान कहा है? तो देखिए, स्मिथ ने अकबर के किस अभियान को ऐतिहासिक दूरगामी अभियान कहा है? तो याद रखिएगा, गुजरात अभियान को। अकबर के गुजरात अभियान को माफ करना, स्मिथ ने अकबर का ऐतिहासिक दूरगामी अभियान कहा था। ठीक है, आगे देखिए अगला है, अकबर के संरक्षक बैरम खां का पतन कब हुआ था? अब अकबर के जो संरक्षक थे बैरम खां, इनका पतन किस वर्ष हुआ था, यानी इनकी मृत्यु किस वर्ष हुई थी? तो याद रखिए 1560 ईस्वी में। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर सी, 1560। नेक्स्ट है, किसके समय में बौद्ध धर्म स्पष्टतः 2 स्वतंत्र संप्रदायों में हीनयान एवं महायान में विभाजित हुआ? तो देखिएगा, इनमें से किसके शासन काल में, ठीक है, बौद्ध धर्म 2 भागों में बट गया था, एक हीनयान और एक महायान में? तो यहाँ आपका करेक्ट आएगा कनिष्क के शासनकाल में, ईस्वी की 1ली सदी में, चतुर्थ बौद्ध संगीत के समय में। ठीक है, और कुंडलवन कश्मीर में क्या हुआ था कि ये जो बौद्ध धर्म है ये 2 भाग में बटा गया था, एक आपका हीनयान और एक महायान। तो ऑप्शन नंबर सी, कनिष्क करेक्ट आंसर आएगा। निम्नलिखित में से कौन सी कृति रविंद्रनाथ टैगोर की नहीं है? यानी इनमें से कौन सी रचना है जिसको जो है रविंद्रनाथ टैगोर जी ने नहीं लिखा है? तो देखिए, चित्रा, ठीक है, द कोर्ट डांसर और चित्रांगदा, ये सभी जो है रविंद्रनाथ टैगोर की कृति है, लेकिन कपाल कुंडल जो है ना, ये बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की कृति है। तो करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तैमूरलंग के आक्रमण के बाद गंगा की घाटी में स्थापित होने वाला राज्य कौन सा था? तो साथियों, तैमूरलंग ने 1398 ईस्वी में आक्रमण किया था और उस समय गंगा की घाटी में स्थापित होने वाला जो राज्य था वो था जौनपुर। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर ए, जौनपुर। मलिक काफूर को 1000 दिनारी कहा गया है, क्यों? तो देखिए, मलिक काफूर को 1000 दिनारी कहा जाता था क्योंकि उसे 1000 दिनार में खरीदा गया था। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। अगला क्वेश्चन है, वह कौन सा निर्णायक युद्ध था जिसमें अंग्रेजों ने डचों को हरा दिया, जिस कारण डचों की भारत में चुनौती खत्म हो गई थी? तो भाई वह कौन सा निर्णायक युद्ध था? तो याद रखिए करेक्ट आएगा बेदरा का युद्ध, जो कि 1759 में लड़ा गया था। इस युद्ध में क्या हुआ था कि अंग्रेजों ने डचों को पूरी तरह से हरा दिया था। याद रखना, बुरी तरह से, बिल्कुल। आगे देखिए, महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था किसने स्थापित किया था? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। याद रखिए, महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था को किसने शुरू किया था? तो वासुदेव बलवंत फड़के ने। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, अशोक के काल में कौन सी लिपि दक्षिण भारत में प्रवर्तित हुई थी? तो भाई अशोक के शासनकाल में कौन सी लिपि थी जो कि दक्षिण भारत में प्रवर्तित हुई थी? याद रखिएगा, ब्राह्मी लिपि। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अगला है, किसने अकबर को जिल ए इलाही, जिसका अर्थ है खुदा की परछाई, एवं फर ए इज़्दी यानी खुदा से निकलने वाली रोशनी कहा? तो किसने अकबर को ये उपाधियाँ दी थी या ये कहा था
तो करेक्ट आंसर आएगा अबुल फजल ने। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा अबुल फजल। आधुनिक युग का मनु किसे कहा जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा आधुनिक युग का मनु डॉक्टर BR अम्बेडकर को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा करेक्ट आंसर यहाँ आपका हो जाएगा विंस्टन चर्चिल। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत अगस्त 1942 में गांधी जी के नेतृत्व में हुआ था और उस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल थे और ये वही विंस्टन चर्चिल है जिन्होंने गांधी जी को अर्धनग्न फकीर कहा था। देखिए अगला क्वेश्चन है, भारत में निम्न वायसरायों में से किसके काल में इंडियन पिनल कोड, सिविल प्रोसीजर कोड और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड पारित किए गए थे? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिए लॉर्ड कैनिंग के समय में। उस समय भारत के वायसराय लॉर्ड कैनिंग थे जिस समय इंडियन पिनल कोड, सिविल प्रोसीजर कोड और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड पारित किए गए थे। शेर पंजाब किसका उपनाम है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिए लाला लाजपत राय का। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिएगा शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी थी रायगढ़। ऑप्शन नंबर बी रायगढ़। विक्रमशिला केंद्र के संस्थापक का नाम बताना है, यानी विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो है उसको किसने स्थापित किया था? करेक्ट आएगा पाल वंश के शासक धर्मपाल ने। ऑप्शन नंबर बी धर्मपाल याद रखना है। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 का सर्वग्राही नाम क्या है? तो भारतीय परिषद अधिनियम 1909 को और किस नाम से जाना जाता है? तो याद रखिए मोला मिंटो सुधार या मार्ले मिंटो सुधार के नाम से। ऑप्शन नंबर सी। किसने कहा है कि मराठों का उदय आकस्मिक अग्निकांड की भांति हुआ? तो भाई देखिए इस कथन को कहा था ग्रांट डफ ने। ठीक है, ग्रांट डफ ने इस कथन को कहा था कि मराठों का उदय आकस्मिक अग्निकांड की भांति हुआ है। चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय ने किस नदी के किनारे हर्षवर्धन को परास्त किया था? तो देखिए चालुक्य शासक जो थे पुलकेशिन द्वितीय, इन्होंने किस नदी के किनारे हर्षवर्धन को हराया था? याद रखिएगा नर्मदा नदी के किनारे पर। ऑप्शन नंबर सी। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष लौटे थे? तो याद रखिएगा 9 जनवरी 1915 को। ठीक है, लगभग 21 वर्ष के बाद ये साउथ अफ्रीका से वापस आए थे, इसीलिए प्रत्येक वर्ष 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस भी मनाया जाता है। फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दारुल सफ़ा क्या था? यानी फिरोज शाह तुगलक ने जो स्थापित किया था दारुल सफ़ा, ये क्या था? तो देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा तीर्थयात्रियों के लिए एक अतिथि गृह। ठीक है, जो तीर्थयात्री होते थे उनके लिए अतिथि गृह था, ये याद रखना। निम्न में से किसने कहा था अच्छा शासन स्वशासन का स्थापन नहीं है? तो देखिए इस कथन को कहा था स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने। स्वामी दयानंद सरस्वती जिन्होंने 1875 ईस्वी में आर्य समाज की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 धातुओं जैसे कि सोना, चांदी, तांबा एवं सीसा, इन 4 धातुओं के सम्मिश्रण से जो सिक्का बनता था उसको क्या कहा जाता था? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ आपका? याद रखिएगा कारसापन। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। 12वीं सदी के राष्ट्रकूट वंश के 5 शिलालेख किस राज्य में मिले? तो 12वीं सदी के राष्ट्रकूट वंश के जो 5 शिलालेख मिले हैं वो कर्नाटक राज्य से मिले हैं। ऑप्शन नंबर बी कर्नाटक करेक्ट होगा। पैमाने, देखिए पैमानों की खोज में यह सिद्ध कर दिया है कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई थी? भाई पैमानों की खोज से यह सिद्ध हो चुका है कि सिंधु घाटी के जो लोग थे वो माप और तौल से परिचित थे। आपको बताना ये है कि ये खोज कहाँ पर हुई है? तो देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा लोथल। लोथल की बात करें जो कि सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह स्थल था और लोथल भारत के गुजरात राज्य में स्थित है। याद रखिए गुजरात में। आगे देखिए नेक्स्ट है, भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन थे? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो देखिए भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता राजा राम मोहन राय जी को कहा जाता है, जिन्होंने 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1919 में पंजाब में हुए क्रूर अत्याचारों के विरोध स्वरूप ब्रिटिश सरकार से प्राप्त सर की उपाधि किसने लौटा दी थी? तो 1919 में जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था उसके विरोध में सर की उपाधि किसने लौटा दी थी? तो याद रखिए रविंद्रनाथ टैगोर ने। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, विचित्र चित मत विलास आदि उपाधि धारण करने वाला पल्लव शासक कौन था? तो करेक्ट आएगा महेंद्र वर्मन द्वितीय। ऑप्शन नंबर बी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाभारत का भारत बेनवा नाम से तमिल में किसने अनुवाद किया था? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो भाई महाभारत का भारत बेनवा नाम से तमिल में किसने अनुवाद किया था? तो देखिए करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर डी, याद रखना पेरुंदेव नगर ने। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आएगा, पेरुंदेव नगर। नेक्स्ट है, मिताक्षरा की विषय वस्तु क्या है? तो मिताक्षरा जो पुस्तक है साथियों, इसके लेखक है विज्ञानेश्वर। याद रखना कौन है? तो विज्ञानेश्वर हैं, जो कि किस पर आधारित है ये मिताक्षरा? तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी, हिंदू पारिवारिक विधि संहिता पर। ठीक है। चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? तो देखिए चरक संहिता नामक जो पुस्तक है वो साथियों किस विषय से संबंधित है? तो चिकित्सा से। ऑप्शन नंबर सी चिकित्सा। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? कौटिल्य यानी चाणक्य यानी विष्णुगुप्त, इनके द्वारा रचित ये जो पुस्तक है अर्थशास्त्र, इसमें किस विषय पर प्रकाश डाला गया है या किस क्षेत्र पर है ये पुस्तक? तो याद रखिए करेक्ट आएगा राजनीतिक नीतियों पर। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा, राजनीतिक नीतियाँ। जो चित्रकला के शत्रु हैं मैं उनका शत्रु हूँ, किस मुगल शासक ने कहा था? तो देखिए राइट आंसर होगा जहांगीर ने। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा। आगे देखिए, त्रिपक्षीय संघर्ष की पहल किसने की थी? तो भाई याद रखिएगा वत्सराज ने। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, वत्सराज। गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन था? तो साथियों गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति कौन था? तो करेक्ट आएगा सुभद्र। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं? तो याद रखिएगा ऋग्वेद में कुल 1028 सूक्त हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो बारदोली सत्याग्रह 1928 में हुआ था और इसका नेतृत्व किसने किया था? तो वल्लभ भाई पटेल ने। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? तो देखिए हुमायूं का मकबरा दिल्ली में स्थित है साथियों। ऑप्शन नंबर ए दिल्ली। हुमायूं जो कि एक मुगल शासक थे और इनका मकबरा दिल्ली में स्थित है। दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो याद रखिए दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण चालुक्यों ने या सोलंकियों ने करवाया था। ऑप्शन नंबर सी यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वे राष्ट्रीय नेता कौन थे जो 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो करेक्ट आएगा विट्ठल भाई पटेल। याद रखिएगा 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष कौन चुने गए थे? तो विट्ठल भाई पटेल। देखिए वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है वह है कौन सा? तो भाई वह स्रोत है साथियों इंडिका। इंडिका की रचना मेगास्थनीज ने की थी और इसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन के बारे में बताया गया है। सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? तो सिखों के कुल मिला के 10 गुरु थे। ठीक है। और सिखों के अंतिम व 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह जी। तो करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, इस्लामी रहस्यवादी आंदोलन को क्या कहा जाता है? तो साथियों याद रखिएगा इस्लामी रहस्यवादी आंदोलन को सूफी आंदोलन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए। 1925 में सरकार द्वारा गठित भारतीय आर्थिक जांच समिति के अध्यक्ष कौन थे? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो 1925 में सरकार द्वारा गठित भारतीय आर्थिक जांच समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो भाई याद रखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा एम विश्वेश्वरैया। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा यहाँ आपका। दीवान बाजीरात एक कुल नामक नए पद की स्थापना किसने की थी? तो करेक्ट आएगा मुगल शासक अकबर ने। तंजौर का बृहदेश्वर या राजराजेश्वर मंदिर किस देवता को समर्पित है? तो भाई तंजौर में जो बृहदेश्वर मंदिर है या राजराजेश्वर मंदिर है ये किस देवता को समर्पित है? तो याद रखना शिव जी को। ऑप्शन नंबर ए। अनवार ए सुहेली ग्रंथ किसका अनुवाद है? तो देखिए अनवार ए सुहेली जो है ये पंचतंत्र का ही एक अनुवाद है। पंचतंत्र जिसकी रचना विष्णु शर्मा ने की है, याद रखना, और पंचतंत्र का ही एक अनुवाद है अनवार ए सुहेली, याद रखना। श्रीमती एनी बेसेंट कांग्रेस की अध्यक्ष कब निर्वाचित हुई थी? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। याद रखिए कलकत्ता अधिवेशन 1917 में। ठीक है। अलव रूनी किसके शासनकाल में इतिहासकार था? तो देखिए अलव रूनी महमूद गजनवी के शासनकाल में एक इतिहासकार थे। नेक्स्ट है, भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो याद रखिएगा भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता चार्ल्स ग्रांट को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए चार्ल्स ग्रांट, याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। औरंगजेब ने दक्षिण में जिन दो राज्यों को विजित किया था वे थे कौन से? यानी मुगल शासक औरंगजेब ने दक्षिण में जो 2 राज्य जीते थे वो कौन कौन से थे? तो याद रखना एक बीजापुर और एक गोलकुंडा। ऑप्शन नंबर सी। दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया था?
तो याद रखिए करेक्ट आएगा मोहम्मद बिन तो माफ करना फिरोज शाह तुगलक ने। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक दिल्ली के एक ऐसे सुल्तान थे जिन्होंने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया था। दिल्ली सल्तनत के सुल्तान इल्तुतमिश ने किसे शेख उल इस्लाम की उपाधि दी थी? तो भाई दिल्ली सल्तनत के जो सुल्तान थे इल्तुतमिश, इन्होंने किसको शेख उल इस्लाम की उपाधि दी थी? तो करेक्ट आएगा शेख बहाउद्दीन जकारिया को। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा। अकबर द्वारा बनवाए गए उपासना भवन यानी पूजा गृह का क्या नाम था? तो करेक्ट आएगा इबादत खाना। ऑप्शन नंबर सी याद रखना। नेक्स्ट है सेन वंश का संस्थापक कौन था? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिए सामंत सेन। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? तो देखिए मगध का इनमें से कौन सा राजा है जो सिकंदर महान का समकालीन था? याद रखिएगा घनानंद। ऑप्शन नंबर बी। जनरल माइको डायर की हत्या किसने की थी? तो साथियों जनरल माइको डायर की हत्या किसने की थी? तो उधम सिंह ने। ये कौन थे पता है ना साथियों? जनरल माइको डायर। इन्होंने ही 1919 में 13 अप्रैल 1919 ठीक है में जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था उसमें गोली चलाने का आदेश दिया था जनरल माइको डायर, और इनकी हत्या की थी उधम सिंह ने। वर्ष 1916 में गठित अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता किसने की थी? तो 1916 की अंतरिम कैबिनेट जो हुई थी उसकी अध्यक्षता की थी साथियों जवाहरलाल नेहरू जी ने। ऑप्शन नंबर बी पंडित जवाहरलाल नेहरू। हर्षवर्धन के आगरा राज्यवर्धन द्वितीय की हत्या किसने की थी? तो हर्षवर्धन के आगरा राज्यवर्धन द्वितीय की हत्या किसने की थी? याद रखिएगा गौड़ नरेश शशांक ने। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकबरनामा किसने लिखा है? तो देखिए अकबरनामा के लेखक है अबुल फजल। ऑप्शन नंबर डी। अबुल फजल ने अकबरनामा की रचना की है। आगे देखिए मैंने अपना राज्य अपनी प्यारी बेगम के हाथों में एक प्याला शराब और एक प्याला शोरबे के लिए बेच दिया है, यह किसकी उक्ति है? यानी इस कथन को किसने कहा था? तो भाई इस कथन को कहा था जहांगीर ने। ऑप्शन नंबर ए जहांगीर। गोदान और गबन दोनों एक ही लेखक की रचनाएं हैं, उनका नाम क्या है? तो देखिए गोदान और गबन की रचना किसने की है? तो करेक्ट आएगा मुंशी प्रेमचंद ने। ऑप्शन नंबर बी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक अधिकार अंतिम रूप से किस एक्ट के तहत समाप्त किया गया? तो याद रखिए करेक्ट आंसर आएगा 1833 का चार्टर एक्ट के तहत। अठवन का क्या मतलब है? तो साथियों अठवन का मतलब होता था भू राजस्व विभाग। ऑप्शन नंबर ए भू राजस्व विभाग यहाँ आपका राइट आंसर होगा। 1815 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसने कलकत्ता में आत्मीय सभा की स्थापना की थी? तो 1815 में आत्मीय सभा की स्थापना किसने की थी? तो याद रखिए यहाँ भी करेक्ट आएगा राजा राम मोहन राय जी ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। भारत में ट्रेड यूनियन आंदोलन के जन्मदाता कौन थे? तो देखिए भारत में ट्रेड यूनियन आंदोलन के जन्मदाता एम.एन. जोशी थे। एन.एम. जोशी। ऑप्शन नंबर सी। किसने मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा था? तो मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा था सरोजिनी नायडू ने। ऑप्शन नंबर ए सरोजिनी नायडू। पाली ग्रंथ में गांव के मुखिया को क्या कहा गया है? तो याद रखिएगा पाली ग्रंथ में गांव के मुखिया को भोजन या ग्राम भोजक कहा गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक कौन था? तो साथियों देखिए प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक था खारवेल। और प्राचीन काल में कलिंग किसको कहा जाता था? तो अभी जिसको आप उड़ीसा बोलते हैं प्राचीन काल में उसको कलिंग के नाम से जाना जाता था। दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा क्या थी? तो याद रखिए करेक्ट आएगा फारसी। ऑप्शन नंबर बी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रथम गवर्नर कौन था? तो देखिएगा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रथम गवर्नर था थॉमस स्मिथ। ऑप्शन नंबर ए राइट है। विजयनगर के किस शासक ने विवाह कर जैसे अलोकप्रिय करों को समाप्त किया है? तो विजयनगर के वो कौन से शासक थे जिन्होंने विवाह कर जैसे अलोकप्रिय करों को समाप्त किया था? करेक्ट आएगा कृष्णदेव राय। ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश कौन सा है? तो इन सभी से सबसे प्राचीन है मौर्य वंश। तो ऑप्शन नंबर ए मौर्य करेक्ट आएगा। सिंधु सभ्यता मानी जाती है किसके लिए? तो देखिए सिंधु सभ्यता जो है अपने साथियों नगर नियोजन के लिए फेमस था। तो करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर ए। हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहाँ किया करता था? तो हर्षवर्धन जो कि वर्धन वंश के शासक थे वे अपनी धार्मिक सभाएं प्रयाग में किया करते थे। ऑप्शन नंबर बी प्रयाग। किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया था? तो इनमें से वो कौन से शासक थे जिसके द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया था? तो करेक्ट आएगा उदयन। ऑप्शन नंबर सी याद रखना।
वेदों में संपूर्ण सच्चाई निहित है, यह व्याख्या की गई किसके द्वारा? यानी इस कथन को किसने कहा था कि वेदों में संपूर्ण सच्चाई है? इसके अलावा यह भी कहा गया था कि वेदों की ओर लौटो। तो साथियों ये दोनों कथन कहा था स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए शारदा मणि कौन थी? तो साथियों शारदा मणि की बात करें तो ये रामकृष्ण परमहंस की पत्नी थी। और रामकृष्ण परमहंस कौन थे? तो रामकृष्ण परमहंस स्वामी विवेकानंद जी के गुरु थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। सिख गुरु की मृत्यु के लिए औरंगजेब जिम्मेदार है, यानी इनमें से कौन सा सिख गुरु है जिनका वध मुगल शासक औरंगजेब ने करवाया था? तो करेक्ट आएगा गुरु तेग बहादुर। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। महाजनपद काल में श्रेणियों के संचालक को क्या कहा जाता था? तो देखिए महाजनपद काल में श्रेणियों के जो संचालक होते थे उनको क्या कहा जाता था? तो याद रखिए करेक्ट आंसर आएगा श्रेष्ठिन। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन के लिए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ याद रखना है श्रेष्ठिन कहा जाता था। देखिए किस वेद में सभा को नरिष्ठ अर्थात सामूहिक वाद विवाद का अनुल्लंघनी कहा गया है? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? तो याद रखिएगा अर्थववेद में। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ की हत्या कर किसने शुंग वंश की स्थापना 185 ईसा पूर्व में की थी? तो राइट आंसर होगा पुष्यमित्र शुंग ने। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है आर्य भारत में संभवतः आए थे कहाँ से? तो आर्य लोग जो थे ये संभवतः भारत में मध्य एशिया से आए थे। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। पल्लवों के एकास्मीय रथ मिलने का स्थान कहाँ है? यानी पल्लव शासकों का एकास्मीय रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ है? तो करेक्ट आएगा महाबलीपुरम से। ऑप्शन नंबर सी। काशी के किस विद्वान, देखिए काशी के किस प्रसिद्ध विद्वान ने शिवाजी का राज अभिषेक करवाया था? तो साथियों ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना। काशी के वो प्रसिद्ध विद्वान थे श्री विश्वेश्वर जी गंगा भट्ट, जिन्होंने शिवाजी का राज अभिषेक करवाया था। पाली ग्रंथ में गांव के मुखिया को क्या कहा जाता था? ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो गया है। अभी मैंने आपको बताया था कि भोजन या ग्राम भोजक। ठीक है। 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था? तो 1857 के बरेली विद्रोह का नेता था खान बहादुर। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। देश बंधु की उपाधि किससे संबंधित है? यानी देश बंधु की उपाधि किसको दी गई थी? तो करेक्ट आएगा चितरंजन दास को। ठीक है। नेक्स्ट है किसने अपने आप को खलीफा घोषित किया था? तो साथियों अपने आप को खलीफा मुबारक शाह खिलजी ने घोषित किया था। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। किसने शासक बनने के उपलक्ष्य में अपना उपनाम अबुल मजाहिद रखा था? तो देखिए शासक बनने के उपलक्ष्य में अपना उपनाम अबुल मजाहिद किसने रखा था? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने। ऑप्शन नंबर बी राइट है। जैन साहित्य का संकलन किस भाषा व लिपि में है? तो देखिए जैन साहित्य का संकलन प्राकृत भाषा व अर्धमागधी लिपि में है। राइट आएगा ऑप्शन नंबर बी, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आदि शंकर जो बाद में शंकराचार्य बने उनका जन्म कहाँ हुआ था? तो भाई आदि शंकर और यही आगे चलकर शंकराचार्य बने थे, इनका जन्म हुआ था केरल में। ऑप्शन नंबर डी। भारत में मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो मुस्लिम लीग की स्थापना सलीमुल्लाह खां और आगा खां ने किया था 1906 में। याद रखना ऑप्शन नंबर सी। किस मुगल शासक के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी है? तो करेक्ट आएगा मोहम्मद गौरी के। ऑप्शन नंबर ए। कन्नौज किस प्रदेश में स्थित है? तो देखिए कन्नौज की अगर बात करें तो भाई उत्तर प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। अटाला मस्जिद कहाँ स्थित है? तो याद रखिए अटाला मस्जिद जो है ये जौनपुर में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। गोल्डन थ्रेशोल्ड नामक कविता संग्रह के रचयिता निम्नलिखित में से कौन है? तो गोल्डन थ्रेशोल्ड नामक कविताओं की संग्रह की रचयिता कौन है? याद रखिए सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू जो कि भारत की प्रथम महिला राज्यपाल थी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाली प्रथम भारतीय महिला भी थी। ठीक है। बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा था? तो देखिए यह बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। करेक्ट आएगा तक्षशिला। और साथियों वर्तमान में तक्षशिला ये पाकिस्तान में स्थित है, ये भी याद रखना। ये क्वेश्चन साथियों बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। उम्मीद है आपको क्वेश्चंस पसंद आया होगा और अगर आपको क्वेश्चंस अच्छे लगे हैं तो एक लाइक आप ज़रूर कर देना, क्योंकि साथियों जब आप एक लाइक करते हैं क्लास को तो हमें उससे मोटिवेशन मिलता है, आपके लिए दिन ब दिन और बेटर करते जाते हैं। नए साथी अगर कोई भी हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर ऑन कर लेना, तभी आपको क्लासेस का नोटिफिकेशन आएगा। चलिए तो मिलेंगे आपसे अगले क्लास में। तब तक बिल्कुल स्वस्थ रहें, खूब अच्छे से पढ़ाई करते रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।